नमस्कार। आज के इस सारांश व्याख्या में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस किताब पर चर्चा करने जा रहे हैं ना, सच कहूं तो वो बहुत ही भावुक और दिल को छू लेने वाली है। किताब का नाम है व्हेन ब्रेथ बिकम्स एयर, जिसे लिखा है पॉल कलानिथी ने। चलिए इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। ये सारांश ज्ञान की यात्रा ब्लॉग से लिया गया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं। ये ब्लॉग खोजें, खोज विकल्प। ज्ञान की यात्रा एक ऐसा ब्लॉग है जो पढ़ने, सीखने और आत्म विकास की प्रेरक दुनिया में ले जाता है। इसमें पुस्तकों के सार, जीवन दर्शन, व्यवहारिक ज्ञान और रोजमर्रा की समझ को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। ये ब्लॉग जिज्ञासा बढ़ाने, सोच को गहरा करने और ज्ञान को जीवन में उतारने की दिशा में एक सार्थक कदम है। आगे है व्हेन ब्रेथ बिकम्स एयर, पॉल कलानिथी। सारांश और लिंक पाएं, जैसे फेसबुक, एक्स, पिंटरेस्ट, ईमेल, दूसरे ऐप। अब देखिए, 9 मार्च 2026 की इस पोस्ट के अनुसार पॉल कलानिथी की ये जो रचना है ना, ये महज मृत्यु का संस्मरण नहीं है, बल्कि ये मृत्यु के साथ जीने का संस्मरण है। यह साहित्य, चिकित्सा और मृत्यु के संगम पर अर्थ की खोज का संस्मरण है। ये किताब पॉल की उस अद्भुत यात्रा का वर्णन करती है, जहां वो एरिज़ोना के रेगिस्तान में एक जिज्ञासु बच्चे से एक न्यूरोसर्जन बनते हैं और फिर अंत में कैंसर की आखिरी स्टेज से लड़ते हुए अपनी बेटी और पूरी दुनिया के लिए एक दार्शनिक वसीयतनामा छोड़ जाते हैं। वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला सफर है। आगे बढ़ते हैं प्रस्तावना की तरफ। वो स्कैन जो एक जीवन को फिर से लिख देता है। किताब की शुरुआत एक ऐसे दृश्य से होती है जो किसी फिल्म के रुके हुए फ्रेम जैसा लगता है। स्टैनफोर्ड में फैकल्टी मेंबर बनने की कगार पर खड़े 36 वर्षीय न्यूरोसर्जन पॉल एक सीटी स्कैन को देख रहे हैं, जिसमें उनके ही फेफड़ों और रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर फैले हुए दिखाई दे रहे हैं। जरा सोचिए, जो डॉक्टर दूसरों को जीवन बदल देने वाले निदान देता था, आज खुद उसे ऐसा ही निदान सुनना पड़ रहा है। उनके द्वारा बनाए रखी गई भावनात्मक दूरी पल भर में खत्म हो जाती है। कई सालों की मेहनत और डर के कारण उनकी पत्नी लूसी के साथ उनका रिश्ता तनावपूर्ण हो चुका था, पर अचानक इस सच्चाई ने सब बदल दिया। ये प्रस्तावना ही स्पष्ट कर देती है कि ये मृत्यु का सामना एक अमूर्त अवधारणा के रूप में नहीं, बल्कि एक वास्तविक अनुभव के रूप में करने की कहानी है। भाग 1, मैं पूर्ण स्वास्थ्य में शुरुआत करता हूँ, और अध्याय 1 है रेगिस्तान में बचपन, जहाँ जिज्ञासा का जन्म होता है। इस पहले भाग में पॉल हमें एरिज़ोना के किंगमैन के अपने बचपन में ले जाते हैं। वो विशाल भूदृश्य, बच्चों को महान साहित्य से परिचित कराने के लिए दृढ़ संकल्पित माँ और चिकित्सा क्षेत्र में करियर के कारण घर से दूर रहने वाले पिता। इन सबके बीच किताबें ही पॉल की सच्ची साथी बन गईं। दोस्तोवस्की, नबोकोव और मेलविल जैसे लेखकों ने उनके मन में मानवीय भावनाओं के प्रति एक गहरी रुचि पैदा कर दी। और पता है, बचपन से ही उनके मन में वो सवाल उठने लगे थे जो आगे चलकर उनके जीवन को परिभाषित करने वाले थे। जीवन को सार्थक क्या बनाता है, और मस्तिष्क और मन के बीच आखिर क्या संबंध है। फिर आता है अध्याय 2, स्टैनफोर्ड, साहित्य और जीव विज्ञान का मिलन। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हुए पॉल स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय पहुंच गए। वहां उन्होंने अंग्रेजी साहित्य और मानव जीव विज्ञान में दोहरी पढ़ाई की। उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प बात समझी। साहित्य जीवन के क्यों को उजागर करता है, जबकि जीव विज्ञान कैसे को दर्शाता है। बस यही द्वंद्व उनकी बौद्धिक दिशा का मार्गदर्शक बन गया। उन्हें गहराई से ये एहसास हुआ कि जीवन को पूरी तरह से समझने के लिए वैज्ञानिक सटीकता और साहित्य कल्पना दोनों की ही आवश्यकता होती है। अध्याय 3, कैम्ब्रिज सिद्धांत की सीमाएं। विज्ञान के इतिहास और दर्शन में एमफिल करने के लिए पॉल कैम्ब्रिज जाते हैं। वो अर्थ, पहचान और चेतना जैसी अवधारणाओं का खूब अध्ययन करते हैं। फिर भी उन्हें एक बढ़ती हुई असंतुष्टि का अनुभव होता है। उन्हें लगा कि केवल सिद्धांत ही उन सवालों का जवाब नहीं दे सकते जो उन्हें परेशान कर रहे थे। वो जीवन और मृत्यु का सामना दूर से नहीं बल्कि करीब से करना चाहते थे, और उनका यही एहसास उन्हें अंततः चिकित्सा यानी मेडिकल फील्ड की ओर ले जाता है। अध्याय 4, येल, शरीर रचना विज्ञान, शव और मृत्यु से पहला सामना। येल विश्वविद्यालय का मेडिकल स्कूल पॉल के लिए एक बड़ा झटका साबित होता है। शरीर रचना विज्ञान प्रयोगशाला में उन्हें मृत्यु का सबसे प्रत्यक्ष सामना करना पड़ता है। वो खुद को भावनात्मक रूप से अलग रखना तो सीखते हैं, लेकिन प्रत्येक शव के पीछे छिपी मानवता को वो कभी नहीं भूल पाते। और हाँ, यहीं उनकी मुलाकात लूसी से होती है, जो जीवन और चिकित्सा दोनों क्षेत्रों में उनकी साथी बन जाती हैं। इस बौद्धिक जिज्ञासा और भावनात्मक मेल से उनका रिश्ता और गहरा होता जाता है।
इसके बाद है अध्याय 5 न्यूरोसर्जरी का चयन, जहां पहचान और मृत्यु का प्रतिच्छेदन होता है। पॉल ने अपने लिए न्यूरोसर्जरी को ही क्यों चुना? क्योंकि यह जीवन के सबसे गहरे सवालों के चौराहे पर स्थित है। मस्तिष्क ही हमारी पहचान, स्मृति, व्यक्तित्व, वो सब कुछ है जो किसी व्यक्ति को वो बनाता है जो वो है। इस पर ऑपरेशन करने का सीधा सा मतलब है किसी व्यक्ति के संपूर्ण अस्तित्व को अपने हाथों में थामना। उन्हें पता चलता है कि एक सर्जन को तकनीशियन और परामर्शदाता, वैज्ञानिक और कहानीकार दोनों होना चाहिए। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, लेकिन इसका अर्थ भी उतना ही गहरा है। अध्याय 6 निवास की अग्नि परीक्षा। स्टैनफोर्ड में उनकी रेजिडेंसी वाकई बेहद कठिन थी। पॉल सप्ताह में 100 घंटे काम करते हैं, जटिल सर्जरी करते हैं और मरीजों को दिल दहला देने वाले निदान देते हैं। वो अपनी सटीकता और सहानुभूति के लिए जाने जाते हैं। इस मुश्किल दौर में उन्हें धीरे धीरे ये समझ आने लगता है कि चिकित्सा केवल शरीर को ठीक करने के बारे में नहीं है, बल्कि लोगों को उनकी बीमारी के अर्थ को समझने में मदद करने के बारे में भी है। अध्याय 7 पहली दरारें, वे लक्षण जो सच्चाई को फुसफुसाते हैं। अब उनकी अपनी जिंदगी में पीठ दर्द, वजन कम होना और थकान जैसी समस्याएं धीरे धीरे घर करने लगती हैं। पॉल इन्हें बस तनाव मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। एक युवा डॉक्टर के सस्ते एक्सरे के विकल्प में भी कैंसर का पता नहीं चलता। अपनी आशंकाओं पर पॉल की जो चुप्पी थी, वो उनके और लूसी के बीच की दूरी को और बढ़ा देती है। अध्याय का अंत एक बहुत ही डरावने आभास के साथ होता है कि कुछ गड़बड़ है और सच्चाई बस सामने आने ही वाली है। और फिर कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है। भाग 2 मृत्यु तक न रुकें। अध्याय 8 निदान, डॉक्टर खुद मरीज बन जाता है। सीटी स्कैन से चौथे चरण के फेफड़ों के कैंसर की पुष्टि हो गई। एक झटके में पॉल की दुनिया बिखर गई। जिस चिकित्सा प्रणाली पर कभी उनका प्रभुत्व था, अब उसी को एक मरीज के नजरिए से समझना था। यह बदलाव बहुत ही भ्रमित करने वाला और विनम्रता भरा अनुभव था। लेकिन इस निदान ने पॉल और लूसी को और करीब ला दिया। चुप्पी की जगह ईमानदारी ने ले ली और उनका दुख अब एक साझा अनुभव बन गया। अध्याय 9 कैंसर के साथ जीवन का पुनर्निर्माण। पॉल का इलाज कैंसर विशेषज्ञ एमा हेवर्ड की देखरेख में शुरू होता है। यहाँ एमा उन्हें एक बहुत ही कमाल की सलाह देती हैं। वो कहती हैं कि जीवित रहने के आंकड़ों को लेकर ज्यादा चिंतित न हो, बल्कि उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो जीवन को सच में सार्थक बनाती हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, है ना? पॉल अपनी ही पहचान को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। क्या वो अभी भी एक सर्जन है, एक पति, एक भावी पिता, या फिर अब वो सिर्फ एक मरीज है? इन चुभते सवालों के बावजूद पॉल पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ने का विकल्प चुनते हैं। अध्याय 10 ऑपरेशन कक्ष में वापसी। उपचार से जब कैंसर थोड़ा स्थिर हो जाता है, तो पॉल न्यूरोसर्जरी में वापस लौट आते हैं। शारीरिक तनाव बहुत अधिक होता है, लेकिन काम से उन्हें जीवन का उद्देश्य फिर से मिल जाता है। शरीर कमजोर होने के बावजूद भी वो जटिल सर्जरी करते हैं। पॉल को ये गहरा एहसास होता है कि जीवन का अर्थ दुख से बचने में नहीं, बल्कि उससे निपटने के तरीके चुनने में निहित है। अध्याय 11 पिता बनने का चुनाव। बीमारी के गंभीर पूर्वानुमान के बावजूद पॉल और लूसी एक साहसिक फैसला लेते हैं, बच्चा पैदा करने का। साल 2014 में उनकी बेटी कैडी का जन्म होता है और उसके आने से पॉल के दिल में मौत के भय से परे एक असीम खुशी उमड़ पड़ती है। पॉल अपनी नन्ही सी बेटी के लिए जो लिखते हैं, वो सच में किसी की भी आंखें नम कर सकता है। वो लिखते हैं, जब जीवन में ऐसे कई क्षण आएं जब आपको अपने बारे में हिसाब देना हो, तो इस बात को नज़रअंदाज न करें कि आपने एक मरते हुए व्यक्ति के दिनों को उस आनंद से भर दिया जो उसने अपने पिछले सभी वर्षों में कभी अनुभव नहीं किया था। कैडी उनका सहारा, उनकी विरासत बन जाती है, इस बात का प्रमाण कि मृत्यु के सामने भी जीवन जारी रहता है। लेकिन फिर अध्याय 12 पतन, शरीर लुप्त हो जाता है, शब्द शेष रह जाते हैं। कैंसर बहुत ही आक्रामक रूप से लौट आता है। पॉल का शरीर साथ छोड़ने लगता है और वो ऑपरेशन करने में असमर्थ हो जाते हैं। तब वो जीवन के अर्थ की खोज की मिसाल कायम करने के दृढ़ संकल्प के साथ लेखन की ओर रुख करते हैं। यह लेखन उनके लिए सेवा का अंतिम कार्य बन जाता है, एक अधूरे जीवन को अर्थ देने का प्रयास। अध्याय 13 अंतिम दिन। पॉल की सेहत लगातार बिगड़ती जाती है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां वे बार बार बेहोश हो जाते हैं।
फिर भी वे तब तक लिखते रहते हैं जब तक कि वे कलम पकड़ने में असमर्थ नहीं हो जाते। उनके अंतिम विचार भी पहचान, उद्देश्य और मृत्यु की अनिवार्यता पर ही केंद्रित होते हैं। और अंततः मार्च 2015 में परिवार के सदस्यों से घिरे हुए उनका निधन हो गया। किताब का अंत लूसी के लिखे शब्दों से होता है, उपसंहार, लूसी की विदाई, प्रेम ही अंतिम शब्द। लूसी ने इस उपसंहार को बहुत ही कोमलता और स्पष्टता के साथ लिखा है। वह पॉल के साहस, अपनी बेटी के प्रति उनकी भक्ति और जीवन को सार्थक बनाने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता का वर्णन करती हैं। लूसी इस पुस्तक को पॉल के अंतिम उपहार के रूप में प्रस्तुत करती हैं। ये उन सभी के लिए एक मार्गदर्शक है जो मृत्यु का सामना कर रहे हैं, चाहे वो स्वयं की मृत्यु हो या उनके किसी प्रियजन की। अगर हम इस किताब के प्रमुख विषयों पर नजर डालें तो कुछ बातें बहुत स्पष्ट उभर कर आती हैं। पहला है अर्थ की खोज। पॉल का जीवन वैज्ञानिक और अस्तित्ववादी पहलुओं में सामंजस्य स्थापित करने का एक निरंतर प्रयास है। दूसरा, पहचान खतरे में है। बीमारी उन्हें अपनी पहचान को फिर से परिभाषित करने के लिए मजबूर करती है। तीसरा है डॉक्टर मरीज का द्वंद्व, जो उन्हें पीड़ा के दोनों पहलुओं को देखने में सक्षम बनाता है। चौथा, मृत्यु एक दर्पण के रूप में, जहां मृत्यु शत्रु नहीं बल्कि एक ऐसा लेंस बन जाती है जिसके माध्यम से जीवन अधिक स्पष्ट हो जाता है। और आखिरी, प्रेम एक विरासत के रूप में, कैडी का जन्म जीवन की परम पुष्टि बन जाता है। और यहीं ये असाधारण लेख समाप्त होता है। पेज के अंत में आप लिंक साझा करने के विकल्प देख सकते हैं। लिंक पाएं फेसबुक, एक्स, पिंटरेस्ट, ईमेल, दूसरे ऐप। साथ ही टिप्पणियां सेक्शन है, एक टिप्पणी भेजें। टिप्पणी करने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके गूगल खाते से साइन इन करें। गूगल खाते से साइन इन करें, इस रूप में टिप्पणी करें। प्रोफाइल चुनें, गूगल खाता, बदलाव करें, टिप्पणी डालें, प्रकाशित करें। पेज के बिल्कुल नीचे आप देख सकते हैं ब्लॉगर द्वारा संचालित और माइकल एल्कन के थीम चित्र। और हाँ, इस खूबसूरत सारांश को प्रफुल्ल शर्मा द्वारा तैयार किया गया है। Prafulla is dedicated to lifelong learning, enjoys reading, and values storytelling for its ability to inspire growth and self-discovery. Driven by curiosity, Prafulla explores a wide range of subjects including cloud computing, AI, distributed systems, productivity, business, communication, behavior, discipline, relationships, philosophy, critical thinking, self-help, leadership, software engineering, technology, and management. By sharing practical insights and thoughtful reflections, Prafulla encourages others to think critically, develop their potential, and connect knowledge with meaningful action. Whether through narratives or discussions, Prafulla's creative and empathetic approach brings intellect and inspiration to every interaction. प्रोफाइल देखें, संग्रहित करें। मई 2026 5, अप्रैल 2026 33, मार्च 2026 34, फरवरी 2026 32, जनवरी 2026 33, दिसंबर 2025 32, नवंबर 2025 31, अक्टूबर 2025 32, सितंबर 2025 37, अगस्त 2025 35, जुलाई 2025 34, जून 2025 32, मई 2025 30, अप्रैल 2025 31। ज़्यादा दिखाएं, कम दिखाएं, बुरे बर्ताव की शिकायत करें।